हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CDSL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो CDSL आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी की परफॉर्मेंस। आज के दिन अगर देखोगे तो CDSL आपको 4% तक गिरती हुई नजर आ रही थी। अब इस गिरावट के रीजंस काफ़ी सारे लोग समझेंगे कि कंपनी का Q1 का रिजल्ट है, बट सिर्फ कंपनी के रिजल्ट ही रीज़न नहीं है, उसके अलावा एक और रीज़न है जिसकी भी हम लोग बात करेंगे। मतलब बोल सकते हैं दो रीज़न की वजह से आज के दिन CDSL में आपको ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। अब पहले रीज़न कंपनी के रिजल्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है अगर उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पर आपको 24% की ड्रॉप देखने को मिलेगी और 102 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। और दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में तो रेवेन्यू कंपनी का लगभग 259 करोड़ रिपोर्ट हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या थी? तो अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट से 121 करोड़ का उम्मीद लगाकर मार्केट चल रही थी और कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 251 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस थी। ठीक है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहीं ना कहीं कंपनी का ठीक था अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बात करें, बट इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट और वो कंपनी ने मिस कर दिया। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस क्वार्टर में भी हमें वीक देखने को मिले अगर पिछले साल के Q1 से कंपैरिजन करें तो। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट हम किसको दे सकते हैं? ट्रांजेक्शन चार्जेस के जो कॉस्ट थे कंपनी के, उसने कंपनी के मार्जिन्स को अच्छा खासा इम्पैक्ट दिया है क्योंकि कंपनी ने 25 पैसे से अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया था और जब से कम किया है तब से लगातार कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो हमें स्ट्रगल ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो पीरियड है Q3 का, Q3, 4, 1, ये तीनों क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन्स आपको पिटते हुए दिखे हैं और इस क्वार्टर में भी उसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। अब दोस्तों ये तो हो गया पहला रीज़न, कंपनी में गिरावट हमें क्यों देखने को मिली। बट इसके अलावा एक और रीज़न है, तो चलिए उसकी भी बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों दूसरा रीज़न आप बोल सकते हैं CDSL का कॉम्पिटिटर जो कि NSDL, इसके IPO की शुरुआत हमें 30 जुलाई से देखने को मिलेगी। देखा जाए तो IPO में जो प्राइस इन्होंने सेट किया है वो अनलिस्टेड प्राइस से भी काफ़ी कम है, तो इस वजह से NSDL को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। बट कहीं ना कहीं NSDL CDSL की एक कॉम्पिटिटर है, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और कॉम्पिटिटर भले किसी भी प्राइस पर लाए, उनके शेयर होल्डर भले परेशान हो कंपनी से, बट CDSL की कॉम्पिटिटर है तो CDSL के इन्वेस्टर्स को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। और इस वजह से बोल सकते हैं कि लास्ट डे भी CDSL आपको प्रेशर में देखने को मिल रही थी और आज के दिन भी आपको प्रेशर में देखने को मिल रही थी। अब देखो दोस्तों CDSL को ये प्रॉब्लम नहीं है कि NSDL मार्केट में आ जाएगा तो इनके बिजनेस को प्रॉब्लम होगा। बिजनेस को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बिजनेस एज इट इज़ रहने वाला है क्योंकि बिजनेस स्टॉक मार्केट में नहीं चलता, बिजनेस स्टॉक मार्केट के बाहर चलता है। ठीक है, बट स्टॉक मार्केट में अगर किसी को डिपॉजिटरी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनके पास पहले सिर्फ एक ऑप्शन हुआ करता था, अब उनके पास 2 ऑप्शन होगा NSDL का भी। तो पैसे का जो फ्लो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है, इस वजह से इन्वेस्टर्स को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं जब कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में लिस्ट होता है। और जो कंपनी पहले से मोनोपोली स्टॉक मार्केट में बना रखी थी उसको अगर कोई कॉम्पिटिटर मिलेगा तो अक्सर उन इन्वेस्टर्स को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, बात चुभनी ही चुभनी है। तो इसी वजह से बोल सकते हैं ये भी एक रीज़न है
जो कि आज के दिन और लास्ट ट्रेडिंग डे भी आपको CDSL में इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आया था। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों HDFC बैंक लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों HDFC बैंक ने अपने Q1 के नंबर्स को रिपोर्ट किया था। उसके साथ कंपनी ने 1:1 की रेशियो में बोनस की भी अनाउंसमेंट की थी और साथ में कंपनी ने ₹5 का स्पेशल इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें 12% से ग्रो करता हुआ नजर आया था। 18,155 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया था। तो नंबर्स अच्छे थे, डिविडेंड से रिलेटेड अपडेट्स अच्छे थे, उसके अलावा कंपनी ने बोनस की भी अनाउंसमेंट कर दी थी। तो HDFC बैंक के लिए ये खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहती हुई नजर आई और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को पसंद भी आता हुआ दिखा। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई भी मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। सो आज के दिन की बात करें तो टाटा मोटर्स आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ दोस्तों देखा जाए तो यूरोप और US के बीच में जो टैरिफ डील है वो हुआ है, उससे न्यूज़ क्रिएट हुआ है और वो न्यूज़ जो मार्केट में एक कंसर्न क्रिएट कर रखा था उसको कम कर दिया है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझोगे तभी आपको सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आएंगी। अब देखो दोस्तों, टैरिफ के डेडलाइन की बात करें तो वो हमें 1 अगस्त का देखने को मिलता है, आप सभी को पता है। अब ऑलरेडी यहाँ पर बोल सकते हैं US की तरफ से थ्रेट मिल रखा था यूरोप को कि 30% का ब्लैंकेट टैरिफ उनके ऊपर लगा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी यूरोप का सामान एक्सपोर्ट होगा US के अंडर उस पर। बट वो 30% का जो थ्रेट था वो कहीं ना कहीं अब बोल सकते हैं पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ऑफिशियल खबर आ चुकी है कि US और यूरोप के बीच में जो टैरिफ डील है वो 15% पे आ चुका है। यानी कि 15% का टैरिफ लगेगा यूरोप के सामान के ऊपर। यूरोप मतलब यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, जो US में एक्सपोर्ट होगा। बट दोस्तों यहाँ पर बात क्या है, बात यह है कि पहले यूरोप जो भी कार एक्सपोर्ट करती थी उसके ऊपर 25% की टैरिफ लगाया था किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। बट अब क्या है भाई, तो अब यहाँ पर यह है कि 25% का वो जो नंबर है यूरोपियन यूनियन के कार के ऊपर, उसको अब 15% तक ला दिया गया है। अब इससे आप सोचोगे कि टाटा मोटर्स क्यों खुश है भाई, तो टाटा मोटर्स इसलिए खुश है क्योंकि अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में तो ग्लोबली टाटा मोटर्स की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको आप JLR के नाम से जानते हैं, यानी कि जैगवार लैंड रोवर, जो कि बोल सकते हैं बहुत सारी जगह में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बना रखी हैं, जिसमें एक जगह UK भी है और दूसरा बोल सकते हैं यूरोप भी है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा JLR प्लांट इन निट्रा, जो कि बोल सकते हैं स्लोवाकिया में है और ये बेसिकली यूरोप में पड़ता है। अब यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है टाटा मोटर्स की, वहाँ से जो भी कार्स बनेगा और जो भी US में जाएगा, पहले उसके ऊपर 25% की टैरिफ लगनी थी, बट अब वो नंबर कितना पे आ चुका है, 15% पे। सेम चीज़ UK में भी है। UK में भी कंपनी का जो कार बनता है वो जो US में एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर जो पहले टैरिफ लगनी थी 25% का, वो अब आ चुका है 10% पे। अब एट द एंड एक कंट्री रह गया है और वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया से कंपनी के काफ़ी सारे कार्स बाहर भी जाती हैं। अब इंडिया का जो टैरिफ डील है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और वो भी अगर UK और यूरोप जैसा ही हमें सुनने को मिलता है तो टाटा मोटर्स के बिजनेस के लिए ये एक अच्छी बात हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। इसी वजह से टाटा मोटर्स आज के दिन आपको खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि जो भी कंसर्न था वो थोड़ा सा क्लियर होता हुआ दिखा है। अब दोस्तों टाटा मोटर्स अब कुछ दिनों बाद अपने क्वार्टरली रिजल्ट को भी पब्लिश करेगी, तो ये मत सोचना ये जो सारी टैरिफ की डील है इस वजह से टाटा मोटर्स के अपकमिंग रिजल्ट हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। अपकमिंग रिजल्ट कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिखेगा, जो Q1 में कंपनी ने परफॉर्म किया उसके बेसिस पे। अब Q1 में अप्रैल मई जून तीनों महीने में जो कंपनी का सेल्स डेटा रिपोर्ट हुआ वो कुछ खास इंप्रेसिव देखने को मिला नहीं। तो इससे हम ये उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं कि इस बार हमें वंस अगेन कुछ खास इंटरेस्टिंग नंबर देखने को मे भी ना मिले टाटा मोटर्स की तरफ से, चाहे कंपनी के रेवेन्यू की बात करें या फिर कंपनी के बॉटम लाइन प्रॉफिट की बात करें। इसके रिजल्ट के डेट्स आप नोट कर सकते हैं। 8 अगस्त कंपनी का बोर्ड मीटिंग का डेट है, उसी दिन कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। पिछले कुछ टाइम से FIS की जो स्टेक है इस कंपनी में रिड्यूस होती हुई भी नजर आई है, और FIS बेसिकली उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करते हैं जिस कंपनी में ग्रोथ अच्छा रहता है। और एक टाइम पे देखोगे तो FIS की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में बहुत ज़्यादा शार्प हमें देखने को मिल रही थी, बट अब वो इसलिए कम हो चुका है क्योंकि काफ़ी सारे अनसर्टेनिटीज़ की वजह से टाटा मोटर्स के सेल्स हमें ड्रॉप होते हुए दिखे हैं, जिस वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिखे हैं। अब आने वाले कल में टैरिफ कंसर्न क्लियर होने के बाद अगर टाटा मोटर्स अपने बिजनेस को पहले जैसे ऑन ट्रैक ला देती है तो वापस से FIS की वापसी दिख सकती है। बट हाँ,
इन सारी चीज़ों को मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन की तरह नहीं दे रहा हूँ आपको, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए कि एफआईएस का रोल स्टॉक मार्केट में जनरली कैसा रहता है, ठीक है, इस चीज़ को समझो। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो आप। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं, बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दो न्यूज़ की वजह से आपको फोकस में देखने को मिल रही थी, जिसमें एक न्यूज़ बोल सकते हैं ऑर्डर से रिलेटेड था, जिसकी बात ऑलरेडी हमने कल के दिन ही कर लिया था। बट दूसरी न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो है कंपनी के नंबर्स आने से पहले कुछ कंपनी में आपको प्रेशर देखने को मिल रही थी, जिसमें इंडसइंड बैंक एक का नाम आप ले सकते हैं, दूसरा आप BEL ले सकते हैं, उसके अलावा वारी एनर्जीज भी देखने को मिलती है। अब नंबर्स आने से पहले प्रेशर में है, इसका मतलब ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट को लगता है कि इस कंपनी के नंबर इस बार हमें कुछ खास अच्छे देखने को मिलेंगे नहीं। तो एग्जैक्ट मार्केट के एस्टिमेट क्या है भाई, तो 4,794 करोड़ की रेवेन्यू की एस्टिमेट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से। इसको अगर कंपैरिजन करें पिछले क्वार्टर से तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आपको फिर भी ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, बट Q1Q बेसिस पे हेवी ड्रॉप हमें देखने को मिल सकती है इनके रेवेन्यू में। उसके अलावा अगर हम बात करें EBITDA की तो 1,119 करोड़ की EBITDA की एक्सपेक्टेशन है। इसको अगर कंपैरिजन करोगे Q1Q बेसिस पे तो 50% से ज़्यादा की ड्रॉप की उम्मीद है, बट Q1Q बेसिस के अलावा ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो वहाँ पर आपको जंप की एक्सपेक्टेशन दिख रही है। और इसके अलावा बात करें अगर मार्जिन्स के बारे में तो 23.3% के मार्जिन एस्टिमेट मार्केट लगाकर चल रही है, जिसको अगर कंपैरिजन करें Q1Q बेसिस पे तो बड़ी गिरावट की उम्मीद है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइटली जंप की उम्मीद है। और एट द एंड अगर हम बात करें प्रॉफिट के बारे में तो 906 करोड़ प्रॉफिट की एस्टिमेट मार्केट लगाकर चल रही है, जिसमें Q1Q बेसिस पे कंपैरिजन करें तो 50% से भी ज़्यादा की ड्रॉप की उम्मीद है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डबल डिजिट की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। अब देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस हिसाब से कंपनी के नंबर्स दिखते हैं या फिर उससे खराब या उससे अच्छे देखने को मिलते हैं। तो चलिए नंबर्स अगर आपको देखना है तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और साथ में ऑल पे क्लिक कर देना ताकि रिजल्ट का नोटिफिकेशन आपको टाइमली जा सके। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था, आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।